स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जो कि स्टडी 91 के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जारी किया गया है। आजकल हम लोग स्टडी 91 पर स्टडी कर रहे हैं क्या, हिस्ट्री, इतिहास, और इतिहास में भी मध्यकालीन इतिहास में भी इस समय उत्तर मुगलकालीन सल्तनत के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मैं पिछले क्लास में आप सबसे बताया भी था, उत्तर मुगलकालीन सल्तनत वो टाइम पीरियड जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर जो है बढ़ने लगा था, अग्रसर होने लगा था। यानी औरंगजेब के बाद का टाइम पीरियड, 1707 के बाद का टाइम पीरियड, और उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार अयोग्य और निकम्मा उत्तराधिकारियों का एक एक करके जो है मुगल बादशाह बनना। और औरंगजेब के बाद एक दो नहीं कुल 12 ऐसे जो है निकम्मे बादशाह हुए, जिसके वजह से मुगल साम्राज्य का समूल नष्ट हो गया, समाप्त हो गया था। शुरू करते हैं इस सेशन को। ये 47वां लेक्चर है, 47वां जो है ये क्लास है। इससे पहले 46 जो है क्लास अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पर। प्रतिदिन रात को 9 बजे जो है इसका प्रसारण किया जाता है। आप अगर पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस क्लास को जो है आप एंजॉय करें। इसके अलावा और भी जो क्लास जो है पढ़ाई जा चुकी है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका अध्ययन कर सकते हैं। उत्तर मुगलकालीन सल्तनत से बने हुए कुछ प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, अवध का प्रथम नवाब कौन था? किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अवध एक स्वतंत्र राज्य बन गया था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? जैसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले ये सेशन सिविल सर्विसेज एग्जाम को ध्यान में रख करके जारी किया जा रहा है, और रात 9 बजे मैं आप लोगों से हिस्ट्री की क्लास में जो है मिलता हूं, जबकि दिन में 10 बजे आप सबसे नितिन सर जो है जीएस की क्लास से, लेकिन मिसलेनियस क्लास में आप लोगों से जो है मिलते हैं। दोनों क्लास को आप एंजॉय करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। यह रहा स्क्रीन पर आज का पहला सवाल। नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता समाप्ति व अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ, वह तिथि क्या थी? नादिर शाह का भारत पर अटैक कब हुआ था? तो नादिर शाह का भारत पर अटैक जो है आप कहेंगे फरवरी 1739 में हुआ था, और 24 फरवरी 1739 के दिन करनाल, जो वर्तमान समय में हरियाणा का एक जिला है, उन दिनों दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था। उसी करनाल में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह की सेनाएं आमने सामने जो है आती हैं। कहा जाता है कि वो युद्ध 3 घंटे में ही वारा नियारा हो गया, और निजामुल मुल्क के जो है मध्यस्थता करने के कारण 50 लाख रुपया हर्जाना देने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला तैयार हो गया। किसको? नादिर शाह को। नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य ही था क्या? भारत से धन लूटना, क्योंकि भारत उन दिनों जो है सोने का चिड़िया था, और अरब या मध्य एशिया के जितने भी जो है ऐसे आक्रांता हुए जिनको धन की जरूरत थी, जो धन के भूखे थे, उनके लिए जो है भारत एक धर्मशाला की तरह था, क्योंकि उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, और जितने भी उस समय के शासक थे वो अपनी दुनिया में जो है मगन रहने वाले थे। कोई नेशन था ही नहीं उस समय, और उसका फायदा जो है उन दिनों के आक्रमणकारियों के द्वारा उठाया गया। तो 24 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई हुई। किसके साथ बीच में? तो मैंने बताया कि नादिर शाह और किसके बीच में हुई थी? आप कहेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुई। रंगीला 50 लाख रुपया दे करके जो है नादिर शाह से समझौता कर लिया, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के ही जो है पक्ष से युद्ध करने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम सआदत खां था। क्या नाम था? सआदत खां। और यह सआदत खां उन दिनों अवध का नवाब था।
इनको नवाब बनाने में भी जो है रंगीला का हाथ था। रंगीला ने ही उसको 1722 में अवध का स्वतंत्र नवाब बनाया और जो है बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि प्रदान किया था। लेकिन सआदत खां मोहम्मद शाह रंगीला के साथ भी जो है खेल कर गया। दुनिया में आज भी ऐसे लोग होते हैं, खाते हैं जिसका उसी के साथ दगाबाजी भी करते हैं। जिसके साथ होते हैं हकीकत में उसके साथ नहीं, और जिसका साथ देते हैं उसके साथ जो है उनका व्यवहार भी बड़ा अलग होता है। सआदत खां ने इसमें गद्दारी कर दी और उसी ने नादिर शाह से कहा कि अगर तुम दिल्ली पर आक्रमण करते हो तो तुमको अथाह धन दौलत जो है प्राप्त होगा, वरना नादिर शाह करनाल से ही जो है वापस जाना सोच रहा था। सआदत खां के कहने पर नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया, और दिल्ली पर अटैक किया तो 20 मार्च, कब, वर्ष 20 मार्च 1747 ना 39, 20 मार्च 1739 को दिल्ली का स्वयं को बादशाह घोषित करता है नादिर शाह, और लगभग 1 महीने तक दिल्ली पर इसने जो है शासन किया। इतिहासकारों ने लिखा कि लगभग 30 से 35 हजार लोगों को बेमौत काल के गाल में जो है घुसेड़ दिया गया, मार दिया गया, क्योंकि नादिर शाह की सेनाएं जो है दिल खोल करके जो है और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को लूटा था। मोहम्मद शाह रंगीला चूंकि उस समय कमजोर शासक था तो कुछ बोल भी नहीं सकता था। अथाह धन दौलत प्राप्त हुई, और जाते जाते यहां से मोहम्मद शाह रंगीला का वो तख्ते ताऊश जिसको शाहजहां ने बनवाया था, जिसकी डिजाइनिंग गिलानी के द्वारा जो है किया गया था, जिसमें कोहनूर हीरा को इम्बेल्ड किया गया था, धन का भूखा नादिर शाह उसको लेकर के स्वदेश चला गया। बहरहाल इसी 20 मार्च से जो है लेकर के लगभग एक जो है 20 अप्रैल के बीच में उन दिनों भारत पर, दिल्ली पर ये नादिर शाह का शासन स्थापित हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम ना, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कब शुरू हुआ था, तो पहला विकल्प जो है, अगर पूछता कि कब समाप्त हुआ था तब जो है सी विकल्प सही हो सकता था। अगला प्रश्न देखें, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम सेकंड। भारत में कुल कितने मुगल सम्राट हुए थे? तो जो है आप बताएंगे सर 17 हुए थे, 17, जिसमें 5 मुगल सम्राट हुए, कब से कब तक? 1526 से लेकर के और 1707 तक, जबकि 12 हुए थे 1707 से लेकर के और 1857 तक। और यही टाइम पीरियड कौन सा? 1707 से लेकर के 1857 का टाइम पीरियड उत्तर मुगल काल या उत्तर मुगल सल्तनत के नाम से जो है जाना जाता रहा था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? जी हां, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जिसका शासनकाल वर्ष 1837 से लेकर के 1857 तक रहा था। बहादुर शाह जफर अकबर सेकंड का जो है बेटा था। किसका? अकबर द्वितीय का बेटा था। और यही अकबर द्वितीय जिसने कि राजा राममोहन को राजा की उपाधि प्रदान किया था, इसका शासनकाल जो है वर्ष 1806 से लेकर के 37 तक जो है रहा था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प 100% सही है। औरंगजेब जो कि मुगल वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था, जो कि 1658 से लेकर के 1707 तक शासन किया, अपने बाप को आगरा के किले में कैद करके जेल में ठूस करके और खुद को जो है बादशाह घोषित किया। लेकिन औरंगजेब के बाद जो है उनके जो बच्चे हुए वो बड़े विचित्र जो है निकले और उनके साम्राज्य की ऐसी की तैसी जो है कर दी। दुनिया का दस्तूर है, मां बाप के दिल को दुखा करके चाहे आप कितना भी धन दौलत प्राप्त कर लें, कितना भी शोहरत प्राप्त कर लें, एक दिन न एक दिन उसकी कीमत तो जो है चुकानी ही पड़ती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है देखते हैं क्या व्याख्या, क्या हल होगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? जी, नादिर शाह के आक्रमण के समय नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा गया, क्या कहा गया? ईरान का नेपोलियन। वैसे तो नेपोलियन जो है फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति था।
ईरान का नेपोलियन कहा गया। आप लोग कमेंट करके जो है मुझको बताएंगे भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। बहरहाल नादिर शाह का आक्रमण होता है कब, अभी मैंने बताया 1739 में। उस समय शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि वर्ष 1719 से लेकर के और 1700 कब तक 48 तक जो है शासन किया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का पहला ना, तीसरा विकल्प सही होगा। रफी उद दर्जात जिसका शासनकाल जो है फरवरी से लेकर के जून तक, फरवरी में भी 28 फरवरी से 6 जून तक रहा था। इसका शासनकाल कब, 1719 में। और आपको बता दें रफी उद दर्जात जिसका शासनकाल सिर्फ 3 महीने 4 दिन रहा था, और ये पट्टा मुगल काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था। कौन, रफी उद दर्जात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। और ये खुद ही जो है उल्लू का ढक्कन कहा जाता है कि महिलाओं का कपड़ा पहन करके जो है हिजड़ों के साथ नाचता था। तो कुछ लोगों को सत्ता इसलिए प्राप्त हो गई, बादशाह इसलिए बने क्योंकि बादशाह के घर में जन्म लेने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये हमारे देश में तब भी था, आज भी है। आज भी सांसद विधायक के घर में जन्म लेने वाला बेटा अघोषित रूप से सांसद विधायक वो बन जाता है, क्योंकि भारत की राजनीति में हमेशा परिवारवाद रहा है और रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें शाह आलम उत्तर मुगलकालीन शासकों में सबसे लंबे समय तक लगभग 47 वर्ष तक शासन किया था। इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, क्या नाम था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसमें इनके सगे साला की ही गद्दारी थी, वो सिर्फ इन्हीं का साला नहीं, क्या ही बताएं। उसी की गद्दारी की वजह से सिर्फ 500 रुपए में अंग्रेजों से बिक गया था। हालांकि तब 500 रुपए की बहुत कीमत होती है, लेकिन कभी भी जो है रिश्तों की कीमत जो है पैसे से नहीं आंका जा सकता। बहरहाल इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके और माडले की जेल में डाल दिया गया। माडले की जेल में, कहां पर, उस समय का बर्मा, आज का म्यांमार। और उसी माडले जेल में रंगून में इनकी जो है मौत हो गई। कहां पर, रंगून में मौत हुई। और रंगून में ही इनका आज भी मकबरा स्थित है। समाधि है, मकबरा तो नहीं कह सकते हैं। और यह भी मकबरा कहा जाता है कि 2017 में जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जब म्यांमार में जो है दौरा हुआ, तो इनके प्रोटोकॉल में इनके समाधि पर पुष्पांजलि का भी जो है कार्यक्रम था, पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम था। तब म्यांमार की सरकार हरकत में आई कि आखिर जो है उसका मकबरा कहां है, भारत के प्रधानमंत्री उसको फूल चढ़ाने आ रहे हैं। तो आनंद फानंद में उसी जेल के परिसर में इनका मकबरा तैयार कर दिया गया। 3 ऐसे मुगल बादशाह हुए हैं जिनका मकबरा विदेशों में है। एक बाबर, जिसका मकबरा काबुल में है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनवाया गया था, उसी के प्रयासों से बना था। दूसरा जहांगीर, जिसका मकबरा अब पाकिस्तान में लाहौर में रावी नदी के तट पे शहादरा में पड़ता है, दिलकुशा बाग में स्थित है। दिलकुशा बाग को जहांगीर नहीं लगवाया था। और तीसरा ये महोदय हैं जिनका मकबरा कहां पर स्थित है, इनका मकबरा जो है म्यांमार में, बर्मा में, रंगून में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही। ओ माय गॉड, ये पूछ रहा है कि इनके पापा का क्या नाम था। इनके पापा का नाम जो है था अकबर द्वितीय। क्या नाम था, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जिनका शासनकाल कब से कब तक, तो 1806 से लेकर के 37 तक रहा था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, अकबर शाह द्वितीय, ये वाला विकल्प जो है दूसरा विकल्प सही होगा। वैसे ये अपने मां की तरफ से जो है एक गणिका, एक बेस्या के जो है पुत्र थे।
और उन दिनों दरबारों में जो है ऐसी महिलाओं को जो है रखा जाता था जिसका नाम जो है नूरी था। उसी के जो है ये सुपुत्र थे। बढ़ते हैं अगले पंक्ति की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने या जयसिंह द्वितीय ने? अब तो दिल्ली में जंतर मंतर धरना प्रदर्शन करने की जगह बन गई है। हालांकि उसको बनवाया था जब जयसिंह द्वितीय ने, तो उसके पीछे उद्देश्य था खगोलीय घटनाओं का अध्ययन। खुद ही राजा जयसिंह द्वितीय, जिनका वास्तविक नाम कुंवर विजय सिंह था, क्या नाम था? कुंवर विजय सिंह था। कुंवर विजय सिंह, जिन्होंने वर्ष 1727 में जयपुर शहर की स्थापना किया था, वही जयपुर जो कि इस समय पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की राजधानी है। और जयसिंह द्वितीय, इनको मिर्जा की उपाधि दी गई थी। मिर्जा की उपाधि दिया था किसने? इनको सवाई की उपाधि दिया था किसने, पूछा जाता है। इनको सवाई की उपाधि फर्रुखसियर ने दिया था। फर्रुखसियर ने दिया था, फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया। जबकि मिर्जा की उपाधि इनको जो है लंपट मूर्ख, कौन? जहादार शाह ने दिया था। जहादार शाह ने दिया था। इनके द्वारा लिखी गई एक खगोल शास्त्र की पुस्तक है जिसका नाम है क्या? जिज। क्या नाम है? जिज। ए मुहम्मद शाही। मुहम्मद शाही, आपसे इसे भी पूछा जाता है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। कुछ किताबों में जो है ये दे रखा है कि जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। मुगल काल की कुल पुस्तकों में से इस बात का प्रमाण भी मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि नहीं, फर्रुखसियर ने दिया था। एनसीईआरटी के अनुसार ही हम लोगों को चूंकि जवाब देना है, तो आप भी कहो कि जो है फर्रुखसियर ने दिया था। कोई भी इनको उपाधि सवाई की दे दे, हम लोगों से का लेना देना है। लेकिन मुगल साहित्यों के अनुसार इनको औरंगजेब ने सबसे पहले सवाई की उपाधि दिया था। कहा जाता है कि जयसिंह द्वितीय, एक तो जयसिंह प्रथम थे, जयसिंह प्रथम जिनके वजह से वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि हुई। जयसिंह प्रथम की गद्दारी की वजह से ही छत्रपति शिवाजी को धोखे से आगरा में ला करके और औरंगजेब के द्वारा कैद करा दिया गया था। लेकिन मिठाई की टोकरी में बैठ करके जयसिंह ना, छत्रपति शिवाजी मिठाई की टोकरी में बैठ करके 9 2 11 हो गए थे। और जयसिंह जो है 9 दूना 18 हो गया, क्योंकि उस जयसिंह को जो औरंगजेब के समय में रहा था, वो जयसिंह प्रथम था। और जयसिंह प्रथम को इन्होंने सवाई की उपाधि दिया, उसको राणा की उपाधि जो है दिया था। और दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिर्फ जो है अंग्रेजों के ये पेंशनर बन करके रह गए थे, उनके पेंशन पर जो है परजीवी की तरह जीने वाले लोग रह गए थे। और यह व्यवस्था तब से शुरू हो गई जब इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के द्वारा हुआ। 26 लाख रुपए के पेंशन, 26 लाख रुपए सालाना के पेंशन के बिहाफ पर शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेजों को दे दिया। तो वहीं से जो है पेंशनर ये बन गए थे शाह आलम सेकंड के समय से ही। तो 3 बादशाह मुगल ऐसे रहे जो पेंशनर रहे। शाह आलम सेकंड, हालांकि अंग्रेजों ने उसके साथ बड़ा गद्दारी किया था, सबसे ज्यादा उसी को जलालत झेलनी पड़ी थी। बाद में उसको अंधा बना दिया गया था, आंखों में तेजाब एसिड डाल करके। उसके बाद जो है अकबर द्वितीय थे और सबके बाद में बहादुर शाह जफर रहे थे। तो ये लोग बिना साम्राज्य के शासक थे, सिर्फ पेंशन पर जी रहे थे। दूसरा विकल्प कह रहा है इब्राहिम जौक और जो है असद उल्लाह खां गालिब, इनके कविता के शिक्षक थे। ये भी बिल्कुल सही है।
उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति में इसी बहादुर शाह जफर के साथ जो है दिल्ली के लाल किले में रह रहे थे। इनकी देखरेख में मिर्जा बहादुर शाह जफर खुद भी जो है कविता लिखता था। गालिब को तो खैर गालिब को खैर क्या पूछना है। गालिब महोदय ने 1857 की क्रांति के विभीषिका को देख करके एक शेर लिखी थी उस समय कि मेरे आंखों के सामने खून का समंदर है गालिब, मेरे आंखों के सामने खून का समंदर है गालिब, खुदा ही जानता है अभी क्या क्या देखना बाकी है। ये तो गनीमत था, ये भी गिरफ्तार हुए थे हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर के साथ, लेकिन अंग्रेजों ने इनको छोड़ दिया। तो फिर बाद की जिंदगी इन्होंने आगरा में बिताई थी। हसन असगरी इसके आध्यात्मिक गुरु थे, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन ना इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद अब योगी जी की कृपा से प्रयागराज हो गया है। फिर इलाहाबाद की संधि जो पहली संधि हुई थी कब, 12 अगस्त 1765 रॉबर्ट क्लाइव और इनके बीच, शाह आलम के बीच, तो 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष पेंशन देने का जो है बात हुई थी। 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष, तो उस हिसाब से जो है देखा जाए तो ये करीब करीब जो है मामला 2.5 लाख के आसपास जो है पहुंचता है। तो 1 लाख से कम ना पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो चूंकि यही सही नहीं है इसीलिए यही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। दीवानी का मतलब यहां पर ना वो नहीं समझना, यहां दीवानी का मतलब होता है आप कह लें कि प्रशासनिक और राजस्व प्राप्त करने का अधिकार, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और जो है रेवेन्यू राइट इनको दे दी गई थी। किसको? अंग्रेजों को दे दी गई थी। किस शासक ने? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अभी तो मैंने बताया था शाह आलम द्वितीय ने। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इलाहाबाद की संधि और अलायंस ऑफ इलाहाबाद 2 हुए थे। कौन कौन से? पहला जो हुआ 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे कि एक उस समय का गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। किसके साथ इसने जो है संधि किया था? शाह आलम द्वितीय के साथ किया था, क्योंकि बक्सर वाला लड़ाई जो 1764 में हुई थी उसी लड़ाई में शाह आलम ने हिस्सा लिया था द्वितीय ने, और उसी में गिरफ्तार भी हो गए थे। दूसरा जो संधि हुई 16 अगस्त 1765 को, यह किसके बीच हुआ था? आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। और किसके बीच हुआ था? तो उस समय अवध का नवाब था जिसका नाम था शुजा-उद-दौला के बीच जो है हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने इस संधि के समाप्त होने पर कहा था कि संधि इतना जल्दी हो गई कि उससे कम समय में तो एक गधा खरीदा जा सकता है, लेकिन इन गधों के साथ उसने घंटे 2 घंटे में पूरा मामला ही निपटा दिया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहां बनवाई थी? महाराजा जयसिंह द्वितीय, जिनका वास्तविक नाम जो है मैंने अभी बताया आप लोगों से, कुंवर विजय सिंह। क्या नाम था? कुंवर विजय सिंह। जब ये शासक हुए तब इन्होंने जो है राजा जयसिंह की उपाधि धारण की, राजा जयसिंह द्वितीय की उपाधि धारण की। इनको अभी बताया कि फर्रुखसियर ने सवाई की उपाधि जो है दिया था, जबकि उसने लंपट मूर्ख जहादार शाह ने इनको मिर्जा की उपाधि दिया था। कहा जाता है कि जयसिंह महोदय ने वो राजपूत कन्याएं जो कि मुगल शाहजादों से शादी नहीं करना चाहती थी, तो इन्होंने पूरा खुला ऑफर दिया था कि यू आर मोस्ट वेलकम। आप खुद भी जो है नेट पर चेक कर सकते हो।
इन्होंने 13 शादियां की थी। बस ऐसी कोई भी राजपूत कन्या जो कि मुगल जो है शाहजादों से शादी न करना चाहे, तो इधर भारत स्वतंत्र था, तो इन्होंने भी स्वतंत्रता खूब मनाई। इनके द्वारा जो वेधशालाएं स्थापित की गई थी वो दिल्ली में था, जयपुर में भी था, उज्जैन में था, वाराणसी में, और एक और कहां पर, मथुरा। मथुरा जो भगवान कृष्ण की जन्म स्थली यमुना नदी के तट पर, वाराणसी जो कि गंगा, असी और वरुणा नदी के तट पर, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, और दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित थी के लेखक कौन थे? अभी तो बता दिया, अब भी तो बताया। कौन? जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय। और जयपुर शहर की स्थापना भी इन्हीं के करकमलों से हुई थी 1727 में। कहा जाता है कि जब ब्रिटेन के राजकुमार का जो है दौरा हुआ, उनका जब आगमन हुआ था ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, तो उनको पिंक कलर जो है बहुत पसंद था। हाँ, और उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के जो है वेलकम करने के लिए पूरे शहर को जो है गुलाबी रंगों में रंगा गया, और तब के से जो है इस शहर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा ये कुछ जो है टेस्ट सीरीज जो है दी गई है, जिससे आप अपनी तैयारियों को और धार दे सकते हैं, अपनी तैयारियों को और नया आयाम दे सकते हैं। आप कितने पानी में हैं उसको देख सकते हैं। उसके लिए ये आप www.study.com, www.study91pro.com पर जाकर के आप ये जो मॉक टेस्ट हैं उनको दे सकते हैं, और इन टेस्ट सीरीज को जो है परचेस करने के बाद, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस टेस्ट सीरीज को जो है आराम से दे सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद लाभदायक होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध, जिसको हम लोग अब क्या कहते हैं, लखनऊ कहते हैं, लखनऊ कहते हैं। अवध का प्रथम नवाब कौन था? सआदत खां था। कौन था? सआदत खां। सआदत खां, जिसने कि वर्ष 1739 वर्ष 1722 से लेकर के और ये 1739 तक शासन किया। इसको मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है दी गई थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने ही जो है इसको स्वतंत्र शासक बनाया था, लेकिन मोहम्मद शाह के रंगीला के खिलाफ ही ने जो है इसने सबसे बड़ी गद्दारी की थी। और मोहम्मद शाह रंगीला के साथ नहीं, इस देश के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ इसने जो है गद्दारी की, और जिसका परिणाम हुआ कि नादिर शाह की वजह से ही इनको विष खा करके जो है, जहर खा करके अपनी इह लीला जो है समाप्त कर लेनी पड़ी थी। उस कहानी को मैंने जो है बताया था कि करनाल की लड़ाई के बाद जब समझौता हो गया था 50 लाख रुपए में, तो इसी सआदत खान ने उससे किससे, नादिर शाह से कहा कि असली जो है धन दौलत तो दिल्ली में भरा पड़ा है, दिल्ली पर जो है आक्रमण क्यों नहीं करते हो। इनके कहने पर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, अपने को बादशाह घोषित कर दिया। लगभग 1 महीने तक बादशाह रहा, और उस 1 महीने की जब तक बादशाह रहा, उसकी सेना ने करीब करीब जो है 30 से 35 हजार, ये सरकारी आंकड़ा उस समय के इतिहासकारों ने लिखा, तो हकीकत और भी अधिक रही होगी, लोगों को मौत की घाट जो है उतार दिया था। इतिहासकारों ने लिखा कि नादिर शाह के अटैक के समय दिल्ली की स्थिति जो है ऐसी थी कि कोई ऐसी गली, कोई ऐसी सड़क नहीं थी जो कि लावारिस लाशों से जो है नहीं भरी पड़ी थी, और उसके पीछे बस उद्देश्य था उसका क्या, लूटपाट करना, धन प्राप्त करना। तो सआदत खां की वजह से ही वो दिल्ली आया था, वरना वहीं से लौट गया होता। और उसके बाद उसी नादिर शाह ने सआदत खां के सामने 2 प्रस्ताव रखा, या तो जहर खा
कि अपना काम खत्म करो, और नहीं तो ये तलवार देख रहे हो ना, निकाल करके अभी डिवाइड इनटू 2 पार्ट। तो इन्होंने अपने से मरना जो है कबूल किया था। बहरहाल अवध का प्रथम नवाब जो है कौन था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां था। इसी की कहानी मैं जो है आप लोगों को बता रहा था। इसका दूसरा जो है नवाब हुआ जिसका नाम क्या था? सफदरजंग। सफदरजंग अवध का दूसरा नवाब था, जो कि वर्ष 1739 से लेकर के और करीब जो है 1750 तक जो है इसने शासन किया था। किसने? सफदरजंग ने जो है शासन किया। सफदरजंग के बाद अगर जो है कौन शासक बना और उसने क्या किया, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद जो है शुजाउद्दौला शासक बनता है। शुजाउद्दौला ये तीसरा नवाब था, ये शासक बनता है, जो कि 1750 से लेकर के 75 तक जो है रहा था। और इसी के शासनकाल में राजधानी को फैजाबाद से, पहले राजधानी अवध की फैजाबाद थी, वही फैजाबाद जिसका नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया, वहां से जो है कहां ट्रांसफर कर दिया गया? लखनऊ जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। लखनऊ जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। अशफुद्दौला अगला जो है बादशाह था, जिसी ने जो है इमामवाड़ा की जो है स्थापना कराई थी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेगा कि सफदरजंग के द्वारा ही जो है, शुजाउद्दौला के द्वारा ही राजधानी को परिवर्तन करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया था, लेकिन अशफुद्दौला ने उसको एग्जीक्यूट किया था। हालांकि बात वही है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी को बंगाल में, अंग्रेजी को नहीं अंग्रेजों को, हमारे टाइपिस्ट महोदय का खेल है, ये मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बना देते हैं। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा जो है प्रदान की थी, और ये जो है सुविधा प्रदान किया था फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर जिसको कि घृणित कायर कहा जाता था, जिसको फर्रुखसियर को घृणित कायर या फिर जो है गीदड़ शायर के नाम से जाना जाता था। फर्रुखसियर के शासनकाल में कब? वर्ष 1717 में। वर्ष 1717 में एक मिशन आता है, और उस मिशन में एक डॉक्टर आता है जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। और हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की जो है एक समस्या थी, उस समस्या से जो है इनको निजात दिलाया। और फर्रुखसियर महोदय इस वजह से इतना जो है खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि सिर्फ 3000 रुपया जो है वार्षिक धन दे करके इनको शुल्क मुक्त व्यापार करने का, यानी जो है ट्रेडिंग विदाउट टैरिफ राइट जो है इनको दे दिया जाता है। किसको? अंग्रेजों को। इस मिशन को जो है जॉन सरमन मिशन कहा गया। कौन सा? जॉन सरमन के नेतृत्व में यह मिशन आया था, इसलिए इसे जॉन सरमन मिशन के नाम से जाना गया। तो आपसे पूछे जॉन सरमन मिशन जो है कब आया? 1717 में। किसके दरबार में? फर्रुखसियर के दरबार में। और जॉन सरमन मिशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसने निभाई थी, हैमिल्टन के द्वारा जो है निभाया गया था। और इन्होंने ही, फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को टकसाल मतलब मिंट स्थापित करने का, अपने सिक्के चलाने का जो है अधिकार दे दिया। और आगे चल करके जो है अमरम ने इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से संबोधित किया। किस नाम से संबोधित किया? मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? कमरुद्दीन खान, मोहम्मद अमीन खान, ना असद खान, बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन सा? जी हां, चिनकिलीज खान, जिसका नाम एक और नाम मिलता है निजाम उल मुल्क। ये प्यारे प्यारे नाम मिलेंगे। यही हैदराबाद का संस्थापक था। हैदराबाद जो कि किस नदी के तट पर? किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर है। और मूसी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? मूसी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है।
इसी मूसी के तट पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित है, जहां चार मीनार जो है स्थित है। और इसकी स्थापना निजामुल मुल्क ने कराया था। निजामुल मुल्क के जो है पिताजी मूल रूप से जो है समरकंद के रहने वाले थे। समरकंद जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में जो है पड़ता है। एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्हीं के द्वारा, निजामुल मुल्क के द्वारा 1725 में किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। किसके? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में इन्होंने हैदराबाद की स्थापना कराई। और अभी मैंने पीछे पढ़ाया तो आपको बताया भी कि जो करनाल की लड़ाई हुई थी, कब? 24 फरवरी 1739 को मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। उसमें जब रंगीला का जो है सेनापति मारा जाता है खान साहब, तो उसके बाद अगला जो है सेनापति यानी मीर बख्शी का पद इन्हीं को दिया गया था। इन्हीं को दिया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? सो सिंपल क्वेश्चन। औरंगजेब की 1707 में मौत हुई 3 मार्च 1707 को। इसके मृत्यु होने के बाद इनके बच्चों में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और उस लड़ाई को जो है जजाऊ युद्ध के नाम से जाना गया। जजाऊ का युद्ध जो कि वर्ष 1707 में हुआ था, जून के महीने में हुआ। और इसी युद्ध में इनका बेटा जो सबसे बड़ा था, जिसका नाम था मोहम्मद मुअज्जम, का नाम था मोहम्मद मुअज्जम नाम था। यही जो है बहादुर शाह प्रथम, यही जो है शाह आलम प्रथम के नाम से जाना गया। यही मोहम्मद मुअज्जम ने अपने भाई आजम को जो है सरकलम करके और खुद को बादशाह घोषित किया, जो कि 1707 से लेकर के और वर्ष 1712 तक जो है शासन किया था। इसने सैयद की उपाधि धारण की थी और सैयद की उपाधि धारण करने वाला ये पहला मुगल बादशाह था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। शाह आलम प्रथम इनको कहा गया, बहादुर शाह प्रथम कहा गया। और ये 63 वर्ष की अवस्था में बादशाह बने थे और कहते थे कि हम युवा शासक हैं। जहांदार शाह दूसरा था, जो कि 1712 से लेकर के 13 तक शासन किया। इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था, लंपट मूर्ख कहा जाता था। फरुखसियर तीसरा शासक था, सैयद बंधुओं के जो है सहयोग से बना और 1713 से लेकर के 1719 तक शासन किया। इस वंश का ये चौथा शासक था। रफी-उद-दर्जात उसके बाद शासक हुआ। वो जो है इस राजवंश का जो है कौन सा? चौथा शासक। उसके बाद रफी-उद-दौला, जो कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की, 5वां। मोहम्मद शाह रंगीला 6वां। उसके बाद जो है वो शासक होता है अहमद शाह 7वां। ऐसे कुल 12 शासक हुए थे। आप पहला और अंतिम को जो है अवश्य याद रखेंगे। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना गया? अरे यार, कितनी बार बताया। मोहम्मद शाह रंगीला, इसी को जाना गया था। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका शासनकाल 1719 से 48 तक। रफी-उद-दर्जात सबसे कम समय तक शासन करने वाला व्यक्ति था। ये 28 फरवरी 1719 को शासक बनता है और 6 जून के दिन जो है 1719 में दुनिया से चले जाते हैं। क्षय रोग के कारण जो है इनका क्षय हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है कौन सा है? ये है रफी-उद-दौला, जिसने शाहजहां की उपाधि धारण किया था। शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया क्योंकि यह शाहजहां की विचारधारा से बड़ा प्रभावित था। फरुखसियर, जिसको घृणित कायर कहा जाता है, ये 1713 से 1719 तक शासन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। अरे बनवाया तो था। उज्जैन में बनवाया, बिल्कुल सही है। वाराणसी में भी बनवाया, मथुरा में बनवाया, दिल्ली में, जयपुर में, इलाहाबाद में नहीं बनवाया था। क्योंकि पूछ रहा है कहां नहीं बनवाया था, इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। उज्जैन
वाराणसी मथुरा के अलावा इन्होंने वेधशाला जंतर मंतर बनवाई। कहां पर? दिल्ली में। और उसके बाद जो है कहां पर? जयपुर में। तो कुल कितने जो है इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण कराया था जी। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ ज्यादा ही बड़ी सूची है, पूरा ये सुच्चा हो गया है। किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी, या इसी को कहा जाता है काल कोठरी की घटना। क्या कहा जाता है? काल कोठरी की घटना। और काल कोठरी की घटना जो है कब हुआ था? तो 20 जून 1757 को हुआ था। कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ था। किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। जब कहा जाता है कि लगभग 150 ब्रिटिश सैनिकों को एक ही कोठरी में पैक कर दिया गया। एक तो अंग्रेज, दूसरे बंगाल, जो कि ऐसे ही समुद्र के किनारे का क्षेत्र है जहां की उमस भरी गर्मी अधिक पड़ती है। जून का महीना, दूसरे अंग्रेज, तीसरे उठा के एक ही कोठरी में उसने ठूस दिया। और देखते देखते ही जो है 125 काल के गाल में समा गए। इस घटना को अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में हॉल नामक अंग्रेज ने लिखा था। कौन सी पुस्तक? अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में किसने लिखा था? हॉलवेल ने लिखा था। किसने? हॉलवेल, जो कि आगे चल करके जो है ये कुछ समय के लिए बंगाल का अस्थायी गवर्नर भी बना था। और इसी ने जो है इस घटना के बारे में लिखा कि हम भी उसी में थे, वो तो गनीमत थी कि हम बच गए। इसी काल कोठरी की घटना की वजह से, हालांकि कुछ इतिहासकारों ने बताया कि नहीं ये कपोल कल्पित है, लेकिन जो भी है यही जो है आगे चल करके प्लासी की लड़ाई का वजह बना। और प्लासी की लड़ाई के बाद जो है सिराजुद्दौला अपने ही सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण जो है युद्ध हार गया और बंगाल का मुकद्दर ही जो है बिगड़ गया। क्योंकि उसी के बाद अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसके अंडर में आ गई थी? उसी समय से जो है बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया। यानी जो है वहीं से प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली शासन करना शुरू कर दिया था। मुगल बादशाह, यानी जो है पहले का दूसरा सही होगा। पहले का दूसरा, तो यह विकल्प नहीं हो सकता और यह विकल्प नहीं हो सकता। अगला, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो अंतिम नवाब जो है मुबारक उद्दौला था। बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। किस शासक ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है? अलवर्दी खान ने किया था। इन्होंने कहा कि अंग्रेज जो है बिल्कुल मधुमक्खी की तरह हैं, इनको छेड़ोगे तो काट करके जान ले लेंगे, नहीं तो खूब शहद देंगे। ऐसे शहद दे दिए कि जो है बंगाल का काम ही तमाम कर दिए। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब उस समय मीर जाफर था। मीर कासिम को जो है हटा दिया गया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में जो है स्थानांतरित कर ली? मीर कासिम ने किया था। हालांकि मीर जाफर के कहने पर ही जो है उसने किया था। मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित कर ली। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही जो है वर्ष 1713 में फर्रुखसियर के द्वारा जब इसको यहाँ का सूबेदार घोषित किया गया तो इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। तो ए का दूसरा, बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, दोनों जगह दे दिया है। सी का कौन सा होगा? चौथा। सी का चौथा, यानी ये सही है। डी का तीसरा, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए किया जाए। हैदराबाद, इसकी स्थापना किया था किसने? निजाम उल मुल्क ने। इसी को चिनकिलिस खां के नाम से भी जाना गया। अवध की स्थापना सआदत खान ने किया था। बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में मुर्शिद कुली खां ने, और केरल में मार्तंड वर्मा ने। किसने? मार्तंड वर्मा ने। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 1 2 3 4
पहला विकल्प जय जयकार। अगला प्रश्न देखें, गजब, पूरा इतिहास ही है, प्रश्न नहीं है। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1760 का वांडिस्वास का युद्ध हुआ और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी जिस विकल्प में पहला नहीं है वो विकल्प जो है नहीं हो सकता है, बिल्कुल। तो ये तो जो है हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। आगे क्या कर रहा है, 1764 में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, सुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय शामिल थे। बिल्कुल, बक्सर की लड़ाई जो कि जो है 22 अक्टूबर 1764 के दिन जो है लड़ी गई थी, गंगा नदी के तट पर जो है हुआ युद्ध। और इसी युद्ध में मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों की सेना ने, हेक्टर मुनरो की सेना ने जो है पराजित कर दिया था। तो ये भी सही है। अगला क्या कह रहा है, मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जिसमें 3 4 3 4 3 4 4 4, इसमें 4 को दिया ही नहीं है, जबकि 4 जो है सही है। तो ये ऐसे नहीं जो है हो सकता, ऐसे नहीं। कौन सा, मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी। तो ये भी सही है। चौथा भी जो है 100% जो है सही है। 100% जब चौथा सही है तो इसका मतलब कि जो है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, सी विकल्प सही होगा। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। यह भी सही है, क्योंकि सिराजुद्दौला के बाद जो है जब प्लासी की लड़ाई होती है और प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ही गद्दारी करता है। हालांकि उसमें राय दुर्लभ राय और भी जो है अमीन चंद्र सेठ का भी जो है रोल बड़ा निगेटिव रहा था, लेकिन उसी के बाद अगला नवाब बनाया जाता है कौन, मीर जाफर, जिसको क्लाइव का गधा कहा गया था। और था भी, बिल्कुल दिमाग का पैदल आदमी था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। आगे देखिए, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधित्व नाना फडणवीस के द्वारा जो है किया गया था। वैसे पुरंदर की जो संधि हुई थी 1765 में छत्रपति शिवाजी के द्वारा, छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के जो है बीच हुआ था। छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने शाइस्ता खां को जो है दिया था। शाइस्ता खां जो कि रिश्ते में किसके मामा थे, जी हां, औरंगजेब के जो है मामा थे। और वो गए थे खत्म करने के लिए, खुद ही जो है अपना अंगूठा गंवा बैठे थे। छत्रपति शिवाजी वो मराठा शक्ति थे जिसको पूरी जिंदगी जो है लगा रह गया औरंगजेब, लेकिन कभी भी जो है जीत नहीं पाया। ठीक वैसे ही जैसे महाराणा प्रताप हमेशा अकबर के लिए सरदर्द बने रहे थे। तो ये था जो है हम लोगों का आज का जो है सेशन। और ये हमारी संस्था के द्वारा जो है कुछ पुस्तकें आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है जारी की गई हैं। आप इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए इन दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का सेशन। आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें और आपको बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके जो शब्द हैं हम लोगों के अंदर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी जो है क्रिएट करते हैं और बेहतर कुछ करने का जो है माध्यम बनते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।